जी सर। हाँ, तो हम जो है अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है रिजर्वेशन के ऊपर। हम डिस्कस कर चुके हैं लाइजन ऑफिसर का रोल क्या है। हम डिस्कस कर चुके हैं रोस्टर के बारे में, जहां पे हमने जो आपका पीडब्ल्यूडी रोस्टर के बारे में जब बात किया था, तो 100 पॉइंट रोस्टर होता है, उसके बारे में फिर दोबारा रिपीट भी करूंगा उसको। अब जो हम मेन हमारा स्टार्ट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन इन सर्विस फॉर पीडब्ल्यूबीडीज, इनका क्या है, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं जनरली, तो एक्चुअल में क्या है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, उनके लिए रिजर्वेशन का क्या प्रोविजन है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डीआर स्टैंड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के अंदर। तो इसमें इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है। क्या स्टैट्यूटरी बैकिंग है, यानी कि क्या क्या आपके ऑर्डर निकले हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो ऑर्डर है, वो आपका ऑर्डर आया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और ये जो नोटिफाई हुआ था, वो नोटिफाई हुआ था 19 अप्रैल 2017 को। 19 अप्रैल 2017 को नोटिफाई हुआ गजट के अंदर। ध्यान रखिएगा, सरकार कोई भी कानून बनाती है, जब तक वो गजट के अंदर पब्लिश नहीं होता, तब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस डेट को पब्लिश हुआ था, क्योंकि ज्यादातर जो आपके ऑर्डर होते हैं, जो आपके लॉज वगैरह होते हैं, जिस दिन गजट के अंदर पब्लिश होते हैं उस डेट से इफेक्टिव होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कहीं लिखा हुआ हो कि नहीं ये इस डेट से इफेक्ट होंगे। इसी के बेस के ऊपर हमने उसी साल जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स बनाए 2017 में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2017 बनाए, जो आपके इफेक्ट में आए 15 जून 2017 को। दोनों की पीडीएफ की कॉपी अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये आपका है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो ये है, दिखाई दे रहा है आपको पीडीएफ ये वाला सामने? जी सर। हाँ, अब इसके अंदर ध्यान रखिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपका एक्ट है, जो अब इसका वो आपका रूल है, वो आपका रूल नंबर 20 है, जो आपका बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सीधा इसी के ऊपर ले जाता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो आपका 20 है, 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका 20 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? नो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एनी मैनर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके ऑफिस के अंदर है और उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि डिसेबल्ड है इसलिए जो है इसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करना है, कोई भी किसी भी टाइप का, एनी मैटर लिखा हुआ है, एनी मैटर, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ वर्क कैरिड ऑन इन एनी एस्टेब्लिशमेंट बाय नोटिफिकेशन and subject to such condition if any establishment from the provision of this particular section। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चाह रहे हो कि उसके अंदर डिसेबल्ड पर्सन काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की वर्किंग कंडीशन ऐसी है, आप बोलोगे ऐसा कैसे, हम तो सब कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे कुछ डेंजरस काम हो रहा है, हैंडलिंग ऑफ जो है डायनामाइट हो गया आपका, या आप किसी खादान के अंदर काम कर रहे हैं, और वहां पे जो पर्सन डिसेबिलिटी अगर हम अपॉइंट करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर एग्जम्पशन लेनी है तो भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेना होगा। दो जो आपकी वो है पर्सन है जो इन्वॉल्व होते हैं, जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपका
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा है चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उनके पास फाइल जाएगी, आप उसके अंदर रीजनिंग बताओगे किस वजह से आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम करवाना चाह रहे हो, कि आप ये वाला प्रोविजन डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो आपको देंगे बेस्ड अपॉन द जो आपने रीजन लिखे हैं उसके बेस के ऊपर एग्जाम्शन देंगे, अपने आप से नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड बाद में क्या लिखा हुआ है, एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन एंड अप्रोप्रिएट बैरियर फ्री एंड कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आजकल रोड्स वगैरह के ऊपर जो है आपके रैंप्स वगैरह बने होते हैं ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इजीली उसके ऊपर चढ़ पाए। सिमिलरली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टोरी है तो वहां पे लिफ्ट का प्रोविजन होना जरूरी है। आपका जो ऑफिस है, ऑफिस जो है 2-3 स्टेयर ऊपर चढ़ के है और आपके यहाँ पे रैंप की प्रोविजन नहीं है, तो वो होना जरूरी है। जो आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह हैं उन कंप्यूटर के अंदर जो है आपके पास ब्रेल के अंदर आपके पास टाइपराइटर होने चाहिए, क्योंकि आईज जिनकी आईज डिसेबिलिटी के है या लो विजन है वो क्या करते हैं, वो ब्रेल ब्रेल उनकी होती है, तो वो उसके लिए आपका प्रोविजन है। अगर आपके पास कोई पर्सन डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए जो है जो भी आपका साउंड के लिए आपकी जो प्रोविजन होने चाहिए वो होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड जो है वो आपका क्या है, नो प्रमोशन शेल बी डिनाइड टू अ पर्सन मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। किसी पर्सन को सिर्फ डिसेबिलिटी है उस ग्राउंड के ऊपर किसी का प्रमोशन आप नहीं रोक सकते हैं। और इनफैक्ट अभी तो रिजर्वेशन है, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन का प्रोविजन भी है। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्या है, नो government establishment shall dispense with or reduce in rank an employee who acquires a disability during his or her service। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक पर्सन आया था और वो पर्सन जब आया था वो नॉर्मल पर्सन था और ड्यूरिंग द कोर्स जब उसकी सर्विस के दौरान जो है उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई, वो डिसेबिलिटी हो सकता है ऑफिस के काम करने की वजह से हुई, हो सकता है वो डिसेबिलिटी जो है किसी और वजह से हुई। जैसे कि एक पर्सन आया था, हमने उसको जो है नौकरी दी थी एज ए ड्राइवर, हमारे बस का डीटीसी की, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम डीटीसी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, और उसको हमने ड्राइवर लगाया था। बिल्कुल ठीक था, हाथ पांव सब कुछ सलामत थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके हाथ पांव में से कोई एक डिसेबल्ड हो गया, कुछ ऐसा डिसेबिलिटी आ गई, अब वो ड्राइवरी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, बिल्कुल नहीं निकालोगे। ठीक है, आप प्रोविजन करोगे उसके लिए कोई और पोस्ट ढूंढने की जहां पे उसको अकोमोडेट किया जा सके और उसकी सर्विसेज कायम रहे। ठीक है, तो इस ये लिखा क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इफ एन एम्प्लॉय आफ्टर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ही वाज होल्डिंग। जिस तरह यहाँ पे एक पर्सन था, ड्राइवर था, ठीक है, अब उसको एक्सीडेंट हो गया, हाथ या पांव में से कोई एक खराब हो गया, ठीक है, अब वो ड्राइवर नहीं कर पा रहा है कि वो उससे कैसे कर पाएगा। तो उस केस के अंदर उसने बोला है कि उसको शिफ्ट करेंगे किसी और पोस्ट पे जहां पे उसको सेम पे स्केल मिलेगा और सेम सर्विस बेनिफिट मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा अब वो क्या बन गया, पीडब्ल्यूडी बन गया। अब उसको आगे प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर डीओपीटी ने एक स्पेशल ओएम निकाला हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो ओएम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर सपोज करिए वो पर्सन बोलता है कि सर मुझे तो आपने जो है ड्राइवर के लिए नौकरी के लिए किया था, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो 8th पास या 10th पास थी, ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो क्लर्क का काम करने के लिए, क्लर्क का काम तो मुझे आता नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये आपके पास, यानी कि उसको एडजस्ट करने के लिए कोई ऐसी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला है कि आप उसके लिए एक सुपरनुमरी पोस्ट क्रिएट करेंगे। कब तक, जब तक आप कोई उसके लिए सुटेबल पोस्ट ढूंढ ना ले या जब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम ना आ जाए। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट की एज।
तब तक आप उसको अपने पास ऑफिस में रखेंगे। उसको रिटायरमेंट नहीं कर सकते कि ये पर्सन डिजेबल्ड हो गया तो इसको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो है उसने क्या बोला, द अप्रूव्ड गवर्नमेंट में फ्रेम पॉलिसीज फॉर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन बनाने जरूरी है कि उनका जो है अगर वो चाहें तो अपने प्रेफर्ड प्लेस के ऊपर पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करनी जरूरी है। जब भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अंदर जरूरी है। और उनको कहीं भी अगर वो चाहें तो अपने जो होम टाउन के आसपास अगर कोई ऑफिस अवेलेबल है तो वहां चाहें तो अपनी पोस्टिंग वहां पे करवा सकते हैं, उनको उसके बारे में प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसी पॉलिसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो ये आपके 5 बेसिक प्रोविजन थे जो आपके रूल नंबर 20 जो आपका ये जो है आपका एक्ट है, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपका जो दूसरा आपका रूल है वो रूल क्या है आपका कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स। ये भी आपका मैंने बताया था 2017 के अंदर पब्लिश हुए थे। अगर आप कहेंगे मैं आपको दोनों की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, ये हिंदी के अंदर है और इंग्लिश के अंदर, बाइलिंगुअल के अंदर है ये, तो ये दोनों ही आपको मिल मिल सकते हैं। ये मिल जाएंगे आपको, ये सर दो आपसे दोनों निवेदन है कि आप ये पीडीएफ दोनों ही भेज दीजिएगा। दोनों भेज दूंगा आपको, मैं दोनों ठीक भेज है। दूंगा। जो सर ने मेरे को जो है यहाँ पे लिंक भेजा था उसके अंदर दोनों को पीडीएफ आपको भेज दूंगा, जो भी अभी कंसर्न लिंक है। इनफैक्ट जो ये पीपीटी है ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें फ्यूचर में तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। अब हम अपनी पीपीटी के ऊपर वापिस आते हैं। अब इसके ऊपर और कौन सा जो है आपका वो है, इसके अलावा डिफरेंट आपके जो है इंस्ट्रक्शंस इश्यू हुए हैं रिगार्डिंग द जो आपका सेक्शन 2R है। इसका जो सेक्शन 2R था उसके अंदर जो है किसका सेक्शन 2R बोल रहा हूं, जो आपका द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसी का सेक्शन 2R है। उसके अंदर काफी डिटेल के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो आपका रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके ऊपर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्स ने जो है वो 2018 के अंदर 15 जनवरी 2018 को एक डिटेल्ड निकाला था। उस ओएम की कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 2021 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट है उन पोस्ट को क्लासिफाई किया था कि कौन सी पोस्ट किस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है या कौन सी पोस्ट जो है वो एग्जम्प्टेड है। मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाना चाहूंगा कि वो लिस्ट कौन सी लिस्ट है वो। एक मिनट रुकिए। 2021 का ऑर्डर ये रहा। ये आपकी वो लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, देखिए इसको पढ़ने का तरीका देखिए कि पढ़ने का तरीका क्या है इसको। जिस तरह ये आप उन्होंने बोला ये है आपका यहाँ पे आ गया देखिए। ये असिस्टेंट अकाउंट जर्नल ऑडिट या असिस्टेंट अकाउंट जर्नल ऑडिट, ये ये पोस्ट है।
ये पोस्ट की उसमें बताया उसने फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि इन पर्सन को बैठना पड़ सकता है, सीटिंग की रिक्वायरमेंट है। एसटी स्टैंड फॉर स्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सीटिंग की रिक्वायरमेंट है। बीएन, बीएन का मतलब क्या है कि उनको बैंड करना पड़ सकता है। ठीक है। आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू क्या लिखा हुआ देखिए, आरडब्ल्यू क्या, रीडिंग एंड राइटिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर एससी, एससी का मतलब क्या होगा कि सीइंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑडिट करना है ना। सी, सी स्टैंड फॉर, चेक करें, सी स्टैंड फॉर कहां लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके। और एमएफ, एमएफ में क्या हो गया, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए किस किस की रिक्वायरमेंट है। उनको बैठना पड़ सकता है, सीटिंग की रिक्वायरमेंट है। उनको क्या है आपका बेंडिंग करने की रिक्वायरमेंट है। उनको जो है आपका रीडिंग और राइटिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने इसके ऊपर बोला कि ये किस किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हो सकती है। तो क्वेश्चन एक में क्या लिखा है, कैटेगरी क्या लिखी है, किस किस सुटेबल है, डी। तो डी स्टैंड फॉर डीफ, यानी कि जो मगीर लोग हैं, डीफ लोग हैं, उनके लिए ये पोस्ट सुटेबल है, यानी ये पोस्ट आप उनके लिए रिजर्व कर सकते हैं। एच एच, हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनकी जो है हियरिंग के अंदर कुछ इश्यूज हैं, उनके लिए आप रिजर्व कर सकते हैं। ओ ए, ओ ए मतलब जिनका एक हाथ नहीं है, वन आर्म नहीं है। बी ए, तो बी ए मतलब बोथ आर्म नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने किस किस के लिए रिजर्व की हुई है वो यहाँ पे बता रखा है सारा का सारा। ठीक है। और यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है कि क्या काम करना है, कि उनको बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस उनको जो है उसका एग्जामिन करना है, उनको वेरीफाई करना है, लेजर वगैरह एंट्री वगैरह करना है। तो ये सारा का सारा बता रखा है कि कौन सी पोस्ट किस किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आप कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। हमने रिजर्वेशन 4% कर रखा है, टोटल 4% कर रखा है डायरेक्ट के अंदर और आपका प्रमोशन के अंदर। उसके अंदर क्या है, 1% जो है वो आपका ब्लाइंड, जो आपका या जो जिनके लो विजन कर रखा है कि वो उनके लिए रिजर्व है। 1 जो है परसेंट जो है वो आपका हीलिंग के लिए कर रखा है। ठीक है। 1% जो है वो आपका जो ऑर्थो की जो इनका इश्यूज है उसके लिए कर रखा है। और चौथा परसेंट जो है वो क्या है, ऑटिज्म, ऑटिज्म वगैरह का है, या जो आपका एसिड अटैक है, या मल्टीपल जिसकी डिसेबिलिटी है उनके लिए कर रखा है। अब अगर सपोज करो कि एक कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, और वो पर्टिकुलर पोस्ट जो है उसके अंदर सिर्फ हम जो जिनके पास ब्लाइंड है उसके लिए रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोविजन नहीं। तो क्या वो 1% कम हो जाएगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा कि जो दूसरे लोग एलिजिबल हैं वो हम ज्यादा हायर करेंगे, तो यानी उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपकी ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट आपका जो डीफ है या जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं उनके लिए वो एलिजिबल है इसके लिए। सीइंग वाले जो है, जो आपका ब्लाइंड है या जो आपका लो विजन है उसके लिए ये नहीं है। हाँ जी, स्टार्ट करें क्या बिल्कुल प्रताप सर, जी? बिल्कुल सर। हाँ, तो हम जब ब्रेक हुआ था तो उसमें बात कर रहे थे कि ये जो 2021 के अंदर लिस्ट निकली हुई है, इसके अंदर सारी पोस्ट के बारे में बात की हुई है। बहुत लंबी लिस्ट है ये। जिस तरह ये आपका, मैं आपको सीरियल नंबर 1 दिखा रहा हूँ, देखिए लास्ट, ये सीरियल नंबर 1 जिसके बारे में मैंने आपको बात किया था। एंड जो सीरियल नंबर आप देखिए लास्ट के अंदर जाके 281। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है जिसके अंदर ये बात की है। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी है, हिंदी वाली लिस्ट के अंदर और ज्यादा इसके अंदर नाम है, पोस्ट के नाम है। आप देखिए यहाँ पे लगभग 853 अलग अलग नंबर है, सीरियल नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग लिस्ट के अंदर जो है आपको अलग अलग मिल जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट जो है वो रिजर्व है आपका पीडब्ल्यूडी के लिए। ओके। अब इसके अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट इस लिस्ट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक्सक्लूड अपने आप मान सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ जो है इंडिकेटिव लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप सपोज करो किसी पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सक्लूड करवाना चाहते हो, रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करवाना चाहते हो, अगेन यू हैव टू सेंड योर प्रपोजल टू कंसर्न डिपार्टमेंट। वो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर आपको भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ओके। इसके अलावा जो लेटेस्ट ऑर्डर जो है आपका 17 मई 2022, ये ऑर्डर है, जहां पे हमने इंप्लीमेंट किया रिजर्वेशन इन प्रमोशन डिसेबिलिटी का। ये ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूं।
एक मिनट, 2022 का जो ऑर्डर है ये वाला, ये आपका लेटेस्ट ऑर्डर है जिसके अंदर रिजर्व 17 मई 2022 का रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसके ऊपर आपको वो कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे आपका रिजर्वेशन है, एग्जम्पशन जो है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लेना है। ठीक है, ये आपको फिर भाई वो आपका जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में जो सेक्शन 20 है, उस सेक्शन 20 को उन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके, तो बस इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, हम किसको मानते हैं द पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जो है वो 40% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हर एक चीज को क्लियर कट यहाँ बता रखा है कि क्या क्या चीज है। तो ये सारे के सारे ऑर्डर आपके पास होने चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास होने चाहिए इफ यू वांट टू फॉलो ऑल दिस ऑर्डर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर देखो, मैंने जो आपको बताया था अभी, जो आपको पीडीएफ दिखाई थी 4 जनवरी 2021 की, आपको वहां मेंशन होता है कि कहाँ पे आपका वो है। ठीक है, जो पोस्ट, कुछ ऐसी पोस्ट भी होती है जो 1 या 2 कैटेगरी के लिए भी उन्होंने बता रखा है कैसे रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना है। तो ये वाला जो आपका लेटेस्ट वाला जो ऑर्डर है 2022 वाला ऑर्डर, इसके अंदर आपको प्रमोशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है हर चीज के बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शंस। तो ये जितने भी ऑर्डर मैंने आपको दिखाए हैं, देखिए मैं जो भी कॉपी आपको बता रहा हूँ, ऊपर जितना भी लिखा हुआ है राइट फ्रॉम आपका जो है एक्ट से लेकर रूल्स से लेकर जो डीओपीटी ने ऑर्डर्स निकाले हैं उन सबको लेकर ये सभी की सही कॉपी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोबारा हम जो बात करते हैं वो है कि कितना रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में क्या कितना कितना है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और प्रमोशन दोनों के अंदर 4% का रिजर्वेशन है जो टोटल वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर और जो आप प्रमोशन के अंदर करते हो, चाहे वो ग्रुप ए है, चाहे ग्रुप बी है, चाहे ग्रुप सी है, उसके अंदर बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि एज फार एज ग्रुप ए इज कंसर्न, आपका जो रिजर्वेशन वो मिलता है, वो रिजर्वेशन मिलता है ओनली लोअर रंग ऑफ ग्रुप ए पोस्ट। आप बोलोगे नाउ व्हाट इज दिस लोअर रंग ऑफ ग्रुप ए पोस्ट, उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप बी की टॉप मोस्ट पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर की, जो है ग्रुप बी गजेटेड। और जो पहली पोस्ट ग्रुप ए के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं अंडर सेक्रेटरीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको डिप्टी डायरेक्टर भी बोलते हैं, लेवल 11 की पोस्ट। जब सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी तक का प्रमोशन होगा तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अंडर सेक्रेटरी क्या है ग्रुप ए, और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी क्या है वो भी ग्रुप ए। यानी ग्रुप ए में जब प्रमोशन का टाइम आएगा तब कोई भी रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर लागू नहीं है कि पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो। ओबीसी का तो सी एसटी एंड आपका पीडब्ल्यूडी, किसी को भी आपका ग्रुप ए से ग्रुप ए की जो प्रमोशन है उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन कहां मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है ओनली अप टू लोअर रंग ऑफ ग्रुप ए पोस्ट, वहां तक मिलता है। कितना मिलता है पीडब्ल्यूडी के लिए 4%, और सिमिलरली जो है आपका एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में, उनके लिए सिर्फ डीआर में है रिजर्वेशन है। आपके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए डीआर में भी रिजर्वेशन है और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। अब ये 4% जो है किस किस के लिए है, तो सबसे पहला 1% जो रिजर्वेशन है वो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए 1% का रिजर्वेशन है। फिर जो दूसरा है वो है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके लिए अगेन 1% का रिजर्वेशन है। फिर तीसरा है आपका जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर जो है डाफिज्म और या एसिड अटैक विक्टिम्स, या जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोटाइप है, डिस्ट्रोफी है, तो उनके लिए भी आपका 1% का रिजर्वेशन। अब
ये जो रिजर्वेशन जो है आपका 3% है, एक्चुअली पहले जो था आपका, जब 2016 का एक्ट आया था उससे पहले रिजर्वेशन सिर्फ ये 3% का ही था। 1% ब्लाइंडनेस के लिए, 1% हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए, एंड 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। 2016 के एक्ट के बाद जो है ये चौथा 1% इंक्लूड हुआ, जहां पे उन्होंने ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी को है, उसके लिए 1% का रिजर्वेशन किया। तो अगर आप चेक करोगे तो 1% आपका ये हो गया, 1% ये, 1% ये, 1% ये, तो चौथा चार कितने हो गए? 4% हो गया। ये कब से इंप्लीमेंट हुआ है? जब से आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू हुआ है, उसके बाद से 4% का रिजर्वेशन हुआ है। पहले कितना था? 3%। ओके, तो ये परसेंटेज क्लियर है हमारे को? जो परसेंटेज है वो क्लियर है? ओके, ये परसेंटेज 1%, 1%, 1%, 1%। पर अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी पोस्ट है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई एक्सक्लूडेड है, तो इसका मतलब जो उनका 1% है वो दूसरे जो आपकी कैटेगरीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये 2021 का मैंने आपको ऑर्डर बता ही दिया कि जो है आपकी पोस्ट वो है, वो उसमें क्या है, सारा का सारा जो नोमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट है वो दिया हुआ है। मैंने आपको दिखाया, पूरी लिस्ट दिखाई थी अभी आपको कि उसके अंदर जो क्या नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बोला कि ये जो लिस्ट है वो इलिस्ट्रेटिव है, अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चाहे तो और भी पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर सकती है, लेकिन तक एक्सक्लूड करने की बात है, जो उसके अंदर लिस्ट के अंदर दे रखा है वो उसके अंदर से कोई भी पोस्ट आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। अगर एक्सक्लूड करना है तो आपको केस भेजना पड़ेगा, तो उस केस किसको भेजना पड़ेगा? वो आपको भेजना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये आपको डिपार्टमेंट का नाम जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा, और इस एग्जामिन करेगा किसके कंसल्टेशन में? सीसीपीडी। ठीक है, सीसीपीडी क्या है? चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, उनके उनको जो है रेफर करके, और फिर वो जो डिसाइड करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर पोस्ट को एग्जाम करना है पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन से या नहीं। अपने आप से नहीं कर सकते। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे स्कोर करेंगी। जैसे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ वन कैटेगरी के लिए ही रिजर्व है, उन्होंने बोला कि ओनली यहाँ पे सिर्फ डेफ लोग काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, बिकॉज इस पर्टिकुलर पोस्ट का नेचर ऐसा है। तो उसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा 4% रिजर्वेशन उस कैटेगरी को मिल जाएगा। अगर कुछ पोस्ट है जो दो कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो उसके लिए क्या होगा, उन दोनों पोस्ट का जो है आपका परसेंटेज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि आप 4% से कम का रिजर्वेशन कर नहीं सकते, ये सोच के कि ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है ब्लाइंड के लिए एलिजिबल नहीं है, या ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो आपका डाफिज्म के लिए जो है आपका जो है एलिजिबल नहीं है, तो भी आप दूसरी वाली कैटेगरी को आपको देना होगा। किसी भी सूरत के अंदर 4% से कम का आवाज आ रही है आपको? सर 1 मिनट रुकिएगा सर, रुकिएगा सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा, बस आ रही है आवाज आपकी। ब्रेक लेना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, ब्रेक नहीं, वो सर नेटवर्क इशू आ गया था कुछ। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको अभी जो अब तक डिस्कस हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो आपकी लिस्ट है वो लिस्ट 2021 के अंदर जो इश्यू हुई थी, उसके अंदर जो भी पोस्ट इंक्लूडेड है वो तो आप जो है एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दूसरी जो पोस्ट है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सक्लूड करना है तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसको भेजना पड़ेगा फाइल,
और वो फाइल वो सीसीपीडी के कंसल्टेशन के अंदर वो डिस्पोज करेंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल होगा। ये हमने एक बात डिस्कस की थी। दूसरी बात क्या डिस्कस किया था कि जो भी आप रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप आइडेंटिफाई की हुई है पोस्ट आपने, तो वो सारा का सारा 4% रिजर्वेशन आप उसी को दे देंगे। अगर 2 कैटेगरीज के लिए है तो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किसी भी सूरत में आपका जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है पीडब्ल्यूडी के लिए वो 4% से कम नहीं होगा। ठीक है। अब उसमें क्या क्या रिजर्वेशन है, तो उसने बोला कि 4% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑल द पोस्ट, चाहे वो ग्रुप ए पोस्ट है, चाहे वो ग्रुप बी पोस्ट है, चाहे वो ग्रुप सी पोस्ट है। आपको मालूम है 6 सीपीसी के बाद कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है। इवन जो आपका एमटीएस है, एमटीएस की पोस्ट को भी हम आज के दिन में ग्रुप सी पोस्ट मानते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने एडवर्टाइज किया और एडवर्टाइज करने के बाद मुझे सूटेबल पर्संस नहीं मिले, तो क्या मैं वो रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अप टू 3 या 2 years डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस थिंग, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, आपके रिक्रूटमेंट रूल के अंदर लिखा हो। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि मेरा जो पर्सन था वो पर्सन जो है वो रिजर्व थी हियरिंग के लिए, और मुझे पर्सन मिला ब्लाइंड का। क्या मैं म्यूचुअल कैटेगरी जो है उसके अंदर जो है एक्सचेंज कर सकता हूं? आंसर इज यस, ये परमिसिबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए वो कैसे कंसेप्ट है कि मान लीजिए मैंने टोटल जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 50 एडवर्टाइज की, और उस 50 पोस्ट के अंदर आपका 30 जो थी वो अनरिजर्व थी, 5 पोस्ट एससी के लिए थी, 2 पोस्ट एसटी के लिए थी, कुछ पोस्ट जो है का परसेंटेज था। अब कुछ पोस्ट उसमें आपने सर देखा एक कि बार रिपीट टोटल जो करेंगे सर? पोस्ट है, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ पोस्ट किसके लिए थी? कि कुछ पोस्ट जो है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 50 थी ले, ठीक है, 50 में से 30 पोस्ट अनरिजर्व थी। ठीक है। 5 पोस्ट एससी के लिए है, 2 पोस्ट एसटी के लिए है। ठीक है। और आपका लेट से 7 पोस्ट है, 10 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है, और जो बाकी बच गए वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। और साथ में मुझे ये भी करना है कि पूरे 50 पोस्ट में से 2 पोस्ट जो है वो 2 पोस्ट मेरे पीडब्ल्यूडी के रिजर्व है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि पीडब्ल्यूडी की सीनियोरिटी लिस्ट बनाऊंगा, यानी कि उनकी मेरिट लिस्ट बनाऊंगा। उस मेरिट लिस्ट में देखूंगा कि जो पहला पर्सन है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, अगर मैंने रिटन एग्जाम लिया है तो सबसे पहला पर्सन है, वो पहला पर्सन उसको उठाया, उसके मार्क्स आए 80 आउट ऑफ 100। ओके। तो अब मैंने क्या किया, वो देखा कि वो किस पर्सन का है। मान लो वो पर्सन क्या है, एससी पर्सन है। क्या है वो? एससी है। वो पर्सन में डिसेबिलिटी भी है और वो एससी भी है। अब हमने देखा था कि वो 50 जो पोस्ट थी, वो 50 पोस्ट में से 5 पोस्ट क्या थी, एससी के लिए रिजर्व थी। लेकिन उसमें से एक पर्सन, जो सबसे पहला पर्सन पीडब्ल्यूडी का है, वो एससी का ही निकल के आ गया। तो मैं क्या करूंगा कि जो 5 पोस्ट है एससी की, उसमें से एक पोस्ट क्या दूंगा, मैं पीडब्ल्यूडी को दूंगा। यानी कि जो नॉर्मल आपके वो है, जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है, उसमें एससी कितने लोग आएंगे? 4 लोग आएंगे। लेकिन अगर वो पहला पर्सन जो है वो एससी का नहीं है, वो एसटी का है, तो वो एसटी वाली वैकेंसी है उसको कंज्यूम करेगा। अगर वो यूआर का है तो वो यूआर की वैकेंसी को कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि कौन सा है। यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ये होता है कि मान लो हमने क्या किया कि नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट बनाई, और नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला पर्सन था वो क्या था, एससी का पर्सन था। एससी का पर्सन है, लेकिन उसने बहुत अच्छा पेपर लिखा, बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू हुआ, और उसकी जो मेरिट लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर 1 आ गया, और उसने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया। अब बोलोगे रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? जैसे कि जो रिजर्व कैटेगरी के पर्सन होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है,
ठीक है, उनको जो है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, तो अगर उसने ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो वो पर्सन जो है एससी का पर्सन, अगर वो मेरिट लिस्ट में नंबर 1 में है तो वो एससी की वैकेंसी यूटिलाइज नहीं करेगा, वो किसी वैकेंसी यूटिलाइज करेगा, यूआर की वैकेंसी यूटिलाइज करेगा। जबकि आपके केस में क्या था, आपके केस में ये था कि अगर फर्स्ट पर्सन जो डिसेबिलिटी का मेरिट लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो अगर एससी का है तो एससी की वैकेंसी यूटिलाइज कर रहा है, अगर वो यूआर का है तो यूआर की वैकेंसी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो सर वॉइस नहीं आ रही ओके, प्रॉपर। हाँ जी, सर वॉइस नहीं आई थी। वॉइस हाँ वॉइस नहीं आई, इंटरनेट में। कहाँ हाँ से नहीं आई इंटरनेट ये में वॉइस? शायद, एक्चुअली इंटरनेट में यहाँ से कुछ दिक्कत हो रही है सर। हाँ, ओके। कहाँ से आपको वॉइस नहीं आई मैम, बस बताइए, हम सब ठीक कर लास्ट देते हैं। लास्ट लास्ट लाइन जो थी वो एससी वाली और उसके यूआर के बाद हाँ में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा वो जिस कैटेगरी का होगा वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की वैकेंसी को यूटिलाइज करेगा। ये है। इसके ऊपर आगे भी एग्जांपल पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि एग्जांपल कैसे इसके अंदर हम वो करते हैं। अब है कि आपको कैसे करनी है कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, आपको कितनी रिजर्व करनी है। तो उसमें उन्होंने बोला कि हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक ऐसी पोस्ट हो जो एक्सक्लूडेड पोस्ट हो, जहां पे आप बोल रहे हो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं लेने हैं क्योंकि वो सूटेबल नहीं है पोस्ट, लेकिन वो ग्रुप सी की पोस्ट है। तो उन सारी की सारी पोस्ट को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो है हम उसका 4% निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर ऑर्डर है। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी ग्रुप सी पोस्ट है उसको आप सबको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो है आप उसका 4% निकालोगे, और जो बाकी की जो आपकी पोस्ट है जो आइडेंटिफाइड पोस्ट है उस आइडेंटिफाइड पोस्ट में उन 4% रिजर्वेशन को आप इंप्लीमेंट करोगे। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप की पोस्ट है। एक है जेएससी है जो टोटल 50 है, एक एसएससी है जो 50 है, और दूसरा स्टेनो डी है जो 100 है। अब हमने बोला कि जो स्टेनो डी की 100 पोस्ट है वो 100 पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए आइडेंटिफाइड नहीं है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों पोस्ट को चार ऐड करेंगे, तो 50 + 50 + 100 कितनी हो गई, 200। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट 200 है। ओके, अब इसका 4% निकालिए, इसका 4% कितना निकलेगा, 200 का 4% 8 निकलेगा। ठीक है, अब मुझे 8 पोस्ट जो है वो रिजर्व करनी है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो कैसे करूंगा, मेरे पास 2 पोस्ट हैं जो आपकी आइडेंटिफाइड हैं, एक जेएसए की और एक एसएसए की। तो जेएसए की जो है 50 में से मान लो मैं 50% करना चाहता हूं, आधी इधर आधी इधर, तो मैंने 4 पोस्ट जेएससी जेएसए की रिजर्व कर दी। हाँ हाँ, जेएसए है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसको पहले आप एलडीसी बोला करते थे। ठीक है, और एसएसए है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसको पहले आप यूडीसी बोला करते थे। हो सकता है अभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एलडीसी और यूडीसी बोला जाता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 पोस्ट जेएसए की रिजर्व कर देंगे, 4 पोस्ट आपका एसएससी की रिजर्व कर देंगे पीडब्ल्यूडी के लिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर डी में मैं रिजर्वेशन नहीं दे सकता हूं। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर 50 पर का 4% तो आपने 8% रिजर्वेशन दे दिया। दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं स्टेनोग्राफर डी में किसी को भी रिजर्वेशन देने वाला नहीं हूं। तो इसलिए जो रिजर्वेशन यहां मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जिस तरह 4% का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 2 लोग जो होंगे वो ब्लाइंड या लो विजन वाले होंगे, 2 लोग लेके आऊंगा जिनके अंदर जो है डेफ होंगे या हार्ड और हियरिंग वाले होंगे, और 2 लोग होंगे जिसमें जो है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली हैं, जो आपका डाफिज्म की जब बात कर रहे थे उसके होंगे, और जिसकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, या जो आपका जो है क्या नाम है ऑटिज्म वाले हैं, या जो वो है उनके लिए जो है आपका 2 लोग होंगे। तो ऐसे टोटल जो है वो आपके 8 लोग आप रिक्रूट कर सकते हो, जिसमें 4 लोग जेएसए में जाएं, 4 लोग
वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिजर्वेशन देती है। 8 से कम नहीं दे सकती है। 8 का डिस्ट्रीब्यूशन जेएसए में और एसएसए में कैसे करना है वो आपको देखना है, वो आपके उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की वो है कि आप कैसे उसके अंदर करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इसी यही बेस बनता है जब हम अपने ऑफिस में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आपका जी सर, फ्रीज बिल्कुल हो गया दोबारा? बिल्कुल। नहीं नहीं सर, आ रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है हाँ जी सर। आपकी? सर आवाज आ हम रही है बात मेरे करते हैं को। रोस्टर की। तो रोस्टर के अंदर मैंने जैसे, हाँ ठीक है ठीक है, अब हम बात करते हैं रोस्टर की। तो रोस्टर के अंदर जो है उन्होंने बोला है कि जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 100 पॉइंट रोस्टर होता है, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर है आपका। 100 पॉइंट रोस्टर इसके अंदर बनेगा। तो इस 100 पॉइंट रोस्टर के अंदर जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो आपका ग्रुप ए वाली पोस्ट है उसके लिए भी करना है आपको, ग्रुप बी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट, ग्रुप सी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट। इसके अलावा आपका जो प्रमोशन के लिए है उसके अंदर भी। तो उन्होंने पूरे 100 पॉइंट को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहला ब्लॉक जो है वो क्या है आपका पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 25। दूसरा ब्लॉक जो है वो आपका पॉइंट नंबर 26 पॉइंट नंबर 50। तीसरा ब्लॉक जो है पॉइंट नंबर 51 टू पॉइंट नंबर 75। और चौथा ब्लॉक जो है वो पॉइंट नंबर 76 टू पॉइंट नंबर 100। तो ये 4 ब्लॉक के अंदर आपको जो वो एक एक आपको वैकेंसी देनी होती है। अगर आपके पास टोटल पोस्ट 200 है तो 100 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 200 यानी वही जो आपका रोस्टर है वो डबल बन जाएगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट रोस्टर आप उसके अंदर बनाते हैं और उसके हिसाब से आप वो देते हैं। अब ये आपका रोस्टर की बात हो गई, ये आपकी जो है बात हो गई कि कितना परसेंटेज वो है। अब क्वेश्चन है कि क्या इनको कुछ और भी रिलैक्सेशन या आपका स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी मिलती है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 5-7-10 मिनट का, अगर आप कहें तो। जी जी सर, बीच में सभी को ब्रेक भी चाहिए वैसे, कोई इश्यू नहीं हो। हाँ हाँ, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक सर। है, तो उसके बाद ओके इसके सर। बारे में बात डिस्कस करेंगे। कितना टाइम हुआ है? मेरे घड़ी के में 11:25 हुए हैं, तो वापस कब आएंगे हम? आप जो बोले 11:35 तक वापस आ जाते हैं। हाँ ठीक है, 11:35 कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इसको बंद करना है सर।
स्टार्ट करें? जी जी सर। चलिए, तो आप उनके जो रिलैक्स स्टैंडर्ड कर सकते हैं उनके लिए, सो दैट आप जो सूटेबल कैंडिडेट है वो सूटेबल कैंडिडेट मिल जाए। बस ध्यान रखिएगा कि वो अदरवाइज अनफिट ना हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। हाउएवर, दिस प्रोविजन shall not be used to allow any relaxation in eligibility criteria laid down for the issuance of the certificate of disability। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इशू करने की जो आपका मिनिमम डिसेबिलिटी है वो 40% है, तो आपका ध्यान रखिएगा कि 40% है आपकी सर्टिफिकेट इशू करने की। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसकी 30% डिसेबिलिटी है, तो उसको आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं और उसको आप रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40% मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए और उसके बेस के ऊपर ही आपका ये सर्टिफिकेट इशू होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि यहां पे एक जो इसका जो सर्टिफिकेट है, जो हम बात करते हैं 40% डिसेबिलिटी, इसका सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो कैसा करते हैं? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर हमने सबसे पहले एक एग्जाम करवाया, एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम के अंदर उसकी मेरिट लिस्ट बनी। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद हम क्या करते हैं? हम वहां पे जो भी आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो आपको क्या भेजती है? वो डोजियर भेजती है। अब डोजियर आपके पास आ गया। डोजियर के बाद आप क्या करते हैं? आप जो है उसको दो चीजें चेक करवाते हैं। एक आप करवाते हैं मेडिकल करवाते हैं और दूसरा जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब आपके केस में यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके केस में क्या होता है? उसके केस के अंदर ये तो होगा, पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा, बट जहां तक मेडिकल का सवाल है नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं होता। फॉर दैट दे हैव स्पेशलाइज जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप इनका मेडिकल होता है और इसके अंदर वो वहीं से सर्टिफिकेट लेके आते हैं और उस सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली ये लिखा होता है कि इस पर्सन की कितने परसेंट डिसेबिलिटी है। तो उस परसेंटेज के हिसाब से अगर वो डिसेबिलिटी 40% से लेस हुई तो वो सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है। यानी कि 40% से कम कोई पर्सन डिसेबल्ड है उसको रिक्रूट नहीं कर सकते कि हमारे पास 40% से ऊपर वाला कोई पर्सन आया नहीं है इसलिए 40% से कम जो जिसकी डिसेबिलिटी है उसको रिक्रूट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मतलब है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, जो ये हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस का ये मतलब है कि 30% वाले को आप रिक्रूट नहीं कर सकते। ओके, अब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं बताया क्या है कि आपका रूल 10 जो मैं अभी बात बता रहा था कि रूल 10 के हिसाब से क्या है कि मेडिकल एग्जाम होना चाहिए जब इनिशियल एनवायरमेंट में, ठीक है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही होना चाहिए। अब इससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता देता हूं क्या होती है, क्या मतलब है इसका। अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए जो है वो आपका जो भी सीएमओ होता है, सीएमओ एलिजिबल होता है, वो इशू करता है, उसके पास पावर है आपका वो करने के लिए, सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। अगर कोई गजेटेड पोस्ट है, पोस्ट के लिए एक बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड बनता है और वो मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करता है
कि द पर्सन इज फिट, मेडिकली फिट टू ज्वाइन ड्यूटी। ओके, अगर ये जो पर्सन है वो कोई लेडी है, फीमेल है, तो फीमेल के अंदर क्या होता है कि अगर सीएमओ फीमेल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो जो उनके असिस्टेंट सीएमओ होते हैं, अगर वो लेडी है तो वो बोलेगा कि इनका एग्जामिनेशन यही करेंगे। अगर बोर्ड की बात है तो अगर लेडी है तो उस बोर्ड के अंदर फीमेल डॉक्टर होना जरूरी है। तो ये आपका फीमेल्स के लिए है। पर ये किनके लिए है, ये वो पर्सन है जो आपके नॉर्मल, जिनकी डिसेबिलिटी नहीं है। अगर डिसेबिलिटी की बात आती है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, ए पीडब्ल्यूडी हैज टू एडुकेटेड डिसेबल्ड to get the benefit of reservation yet sufficiently fit to discharge the post duty he is to be appointed। तो उसके लिए एक स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने अपॉइंट कर रखी है। हर जगह इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस है, वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हाँ इस पर्सन की 40% से ऊपर डिसेबिलिटी है, फिर भी ये फिट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, द मेडिकल अथॉरिटी, एमओ स्टैंड फॉर मेडिकल अथॉरिटी, shall issue certificate to the fact whether the selected candidate with benchmark disability is fit to HOD the post। उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए वो फिट है या नहीं है, ये वो मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी। और उसके लिए वही बात है, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं कि मिनिमम डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% होना चाहिए। 40 इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। इसके, हाँ जी बोलिए। नहीं सर, हाँ, वो डैप ओके बीच में बोल रहा। ओके, ठीक है ठीक। अब इसके बाद जो है आपका कि एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स कौन कौन सी जाती हैं, तो इसके अंदर जो है पहली रिपोर्ट है, द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल कंटिन्यू टू अपलोड डाटा ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी along with the data of SC, ST and OBC in respect to the post service under the central government on the URL। ये है वो URL जहां पे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, www.rrcps.nic.in। और कब करनी होती है, हर साल की 1 जनवरी, 1 जनवरी को आप उसको सबमिट करनी होती है आपको रिपोर्ट। ठीक है, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड रिस्पेक्टिव यूजर कोड। उसके लिए हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को यूजर कोड मिले हुए हैं, पासवर्ड मिला हुआ है कि हाउ टू, और गाइडलाइंस मिली हुई है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर आपको कैसे डाटा अपलोड करना है। ये उनके लिए है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अपलोड करने की। इसके अलावा हम बात करते हैं कंप्लेंट रजिस्टर, कि कंप्लेंट रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा। हमने पहले बात किया था कि एक आपका ऑफिसर होता है जो क्या होता है, लाइजन ऑफिसर होता है। तो लाइजन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस कंप्लेंट रजिस्टर को कैसे वो मेंटेन करते हैं वो देखिए। तो इसके अंदर क्या है, एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल अपॉइंट अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट एज ग्रीवांस रिडेसल ऑफिसर। ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। हर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को एक ग्रीवांस रिडेसल ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है सीनियर लेवल के ऊपर। ठीक है, ग्रीवांस रिडेसल ऑफिसर जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो भी कंप्लेंट पीडब्ल्यू लोगों की तरफ से आई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की तरफ से जो भी कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट उसके अंदर रजिस्टर करेगा। कौन कौन से कॉलम होने चाहिए उसके अंदर, डेट ऑफ कंप्लेंट, किस डेट को कंप्लेंट रजिस्टर की गई, नेम ऑफ कंप्लेनेंट, किस पर्सन ने कंप्लेंट रजिस्टर की है, द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और पर्सन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज मेड। क्या वो कंप्लेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट है, क्या वो कंप्लेंट किसी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है, जिसके भी अगेंस्ट है उसका नाम उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज, जिस्ट ऑफ द कंप्लेंट, उस कंप्लेंट के अंदर किसके बारे में कंप्लेंट की गई है। वो क्या उन्होंने ये कंप्लेंट की है कि मेरे को प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, क्या उन्होंने ये कंप्लेंट किया है कि मेरे को जो है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल होता है,
तो क्या मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में कंप्लेंट है। या इसके अंदर क्या है कि अकोमोडेशन के लिए आपको प्रेफरेंस मिलती है, वो उसने कंप्लेंट कर दिया कि सर मुझे जो है अकोमोडेशन नहीं दी गई है, प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, किस बारे में कंप्लेंट है, वो उस कंप्लेंट के बारे में आप वहां पर लिखिए किस बारे के अंदर कंप्लेंट है। ठीक है। डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को आपने कब डिस्पोज किया। देखिए, आप कोई भी कंप्लेंट बहुत लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रखते। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई और इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आप उसमें दे सकते हो कि वो कंप्लेंट डिस्पोज करने के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्या आपने उसके अंदर एक्शन लिया, वो सब आपको यहाँ मेंशन करना होता है। तो ये आपका आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका ग्रीवांस रिड्रेसल रजिस्टर का, जिसके अंदर ये 6 कॉलम्स हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। डेट ऑफ कंप्लेंट होनी चाहिए, नेम ऑफ कंप्लेनेंट होना चाहिए, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो होना चाहिए। ठीक है। कंप्लेंट किस बारे में है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए, किस डेट को वो कंप्लेंट रिड्रेस की गई वो उसके होना चाहिए, वो डेट होना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एक रिमार्क्स कॉलम टाइप में होगा, उसके अंदर आप दे सकते हैं। ये 6 कॉलम्स उस रिड्रेसल कंप्लेंट रजिस्टर जो होता है उस कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब ये जो है आपका पीडब्ल्यू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये आपका 2022 का ऑर्डर है। अब ये 2022 का जो ऑर्डर है ये एक्चुअल में आया कहां से था। अगेन फिर वही बात है कि हमेशा कोर्ट के अंदर डिसीजन होते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 28 सितंबर 2021, 28 सितंबर 2021 को एक डिसीजन दिया। कौन सी सिविल अपील है ये, सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये आपका केस का नाम है और सिविल अपील का जो नंबर है वो सिविल अपील का नंबर है 1567/2017। ठीक है। जहां पे उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पीडब्ल्यूडी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन इशू करो। जो कहां मेंशन है, जो मेंशन है सेक्शन 34 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसके सेक्शन 34 में मेंशन है। अभी हम देखते हैं कि ये सेक्शन 34 में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये डॉक्यूमेंट जो एक्ट है, वो एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूं। सर यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा। ये आपका है, हाँ जी, हाँ जी। अभी पीडीएफ दिख रही है मैम। हाँ जी, वो हाँ एक जी, चेंज होता है ना मैम, तो थोड़ा सा कई बिल्कुल बार उसमें। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए ये 34 सेक्शन 34 देखिए क्या बोल रहा है। ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall appoint in every government established सर ये not less than 4%। सर एक मिनट बीच में सर ये पूछ रहे हैं कि हमें ये मिल सकता है जो भी डिटेल्स हैं ये। मैडम जैसे ये सेशन खत्म होगा, जो सर ने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए हैं उनको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपका पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूं, जो मैं पीपीटी यूज कर रहा हूं, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी जब भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है। अगर आप नंबर नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए दोबारा, 98-101-40-522। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे मोबाइल नंबर। हाँ 98-101-40-527। 98 स्टार्टिंग से बता रही हूँ, स्टार्टिंग से। हाँ 9 8 4 नहीं, आगे सर 98-101 मैम, 98-101।
आगे सर। 40 जी 527। ठीक है, इफ यू नीड एनी हेल्प, आप जो है इस पे मेरे को फोन करके कोई भी डॉक्यूमेंट आप चाहो मांग सकते हो। बाकी जो जो मैं यूज कर रहा हूं, अपनी पीपीटी वगैरह यूज कर रहा हूं, जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूं, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। सर, आपका नाम पूछ रहे हैं एक बार ये सभी। गुंजन गांधी। ओके सर। स्टार्ट करें। जी सेक्शन 34 के बारे में, जहां पर एक रिजर्वेशन की बात है। हाँ जी। प्रमोशन के बारे में सर वो बोल रहे हैं कि थोड़ा हमें प्रमोशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये जब कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा प्रमोशन के बारे में आप थोड़ा क्लियर कर देंगे हमें। हाँ बिल्कुल 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 क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवरी जो आपका ये रिजर्वेशन के बारे में क्या बोला, एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, ये सेक्शन 34 की बात हो रही है मैम, कि एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall appoint in every government establishment not less than the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with the person with benchmark disability, of which 1% each shall be reserved for the person with benchmark disability under clause A, B, and C, and 1% for the person with benchmark disability clauses फ्रॉम डी टू ई। कौन कौन से हैं? 1% ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए, 1% डीफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए, 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रेसी, डार्विज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, और डी और ई जो है वो क्या है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, या ई है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इसके अंदर जो ये चीज है आप देखिए, ये आपका परसेंट, क्या सर? बल्कि प्रमोशन में। ओके, तो इसमें क्या, प्रोवाइडेड दैट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सच इंस्ट्रक्शन सर आपकी एज आवाज आर इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, हाँ जी मैम। ठीक है सर, कंटिन्यू। हाँ, अभी इसके अंदर जो आप प्रमोशन की आप बात कर रहे थे, मैं उसी के ऊपर बात करता हूं। देखिए, पहले जो है इस पर्टिकुलर 2022 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर से पहले जो हमारे को रिजर्वेशन का परसेंटेज की हम जब बात कर रहे थे, वो सिर्फ मिल रहा था 3% रिजर्वेशन इन डीआर। बाद में जब 2022 का ऑर्डर आया, जो मैंने आपको भी दिखाया भी था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि 4% रिजर्वेशन इन डीआर एंड 4% रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो। तो प्रमोशन के ऊपर भी आपका 4% का रिजर्वेशन हो गया है। अब इसके अंदर चीजें बताता हूं कैसे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, फिर दोबारा एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल अब देखिए, अगर आपके यहां पे है जेएसए है, जिस तरह जेएसए है आपके यहाँ पे, या जिसको आप एलडीसी बोलते हैं, एलडीसी मान लीजिए आपके यहाँ पे है 1000, ठीक है, और आपका एसएसए जो है वो है आपके पास, जिसको आप यूडीसी बोलते हैं, वो है आपके पास 750, और जो आपका स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर वो है आपके पास 1250। तो टोटल कितने हो गए? टोटल लोग हो गए 3000। ठीक है, अब आपने बोला कि जो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है ना, सर सिंस इसको डिक्टेशन वगैरह, सर थोड़ा ये जूम हो सकता है क्या?
अभी ठीक है? जी जी जी, थैंक यू। हाँ, तो अब उसने बोला कि जो स्टेनोग्राफर डी की जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर डी की पोस्ट ये पीडब्ल्यूडी के लिए हम रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ऐसी है जो जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी के लोग काम नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल पोस्ट ग्रुप सी की है, सारी की सारी क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो ग्रुप सी की पोस्ट है तो इसका मतलब ये 3000 पोस्ट टोटल हो गई। अब रिजर्वेशन कितना देना है, 3000 का 4%। तो मैंने 4% निकाला तो कितना निकल के आया, 120। 120 जो पोस्ट है वो 120 पोस्ट जो है वो आपकी वो है, क्या नाम है, रिजर्व है। किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपका 1% किसका है, 1% है ब्लाइंडनेस के लिए, ब्लाइंड या लो विजन के लिए। यानी कि ब्लाइंडनेस के लिए कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा पोस्ट क्या आया, दूसरा क्या चीज आ गई, दूसरा हो गया आपका हार्ड हियरिंग के लिए। उसके लिए भी कितना है, 1% है। अब 1% आपका डेफ या हार्ड हियरिंग के लिए, तो उनके लिए भी 30% पोस्ट हो गई। फिर 1% जो है वो आपका क्या हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उनके लिए भी 30 रिजर्व हो गई। 1% जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, उनके लिए भी 30 हो गई। अब अगर मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते कि नहीं सर, हमारी जो ये पोस्ट है वो पोस्ट जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है, जो पोस्ट आपकी एलडीसी वाली है, ब्लाइंड लोग काम नहीं कर सकते, तो ये 30 तो नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, मत दे पाओ। ये 30 नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे ये 30 पोस्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गई, 10 हमने यहां दे दी, 10 यहां दे दी, 10 यहां दे दी। और कितना हो गया कि इस 40 करनी पड़ेगी, यहां भी 40 करनी पड़ेगी, यहां भी 40। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो पोस्ट है, वो अगर पोस्ट किसी एक कैटेगरी के लिए आपने वो कर दिया कि ये इसके लिए, ये वाली कैटेगरी है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दूसरे के अंदर हो जाएगा। तो टोटल मुझे 120 पोस्ट रिजर्व करनी है। अब क्वेश्चन उठता है कि अवेलेबल कौन सी है, पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है। पोस्ट मेरे पास सिर्फ 2 अवेलेबल है। कौन कौन सी, वो है एक आपकी जेएसए और दूसरी आपकी एसएसए, जेएसए और एसएसए। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जेएस कैसे होता है। अब हमने बोला कि जेएसए में डीआर होते, डीआर आते, ठीक है। और एसएसए कैसे आते हैं, एसएसए आते हैं प्रमोशन में। अब यहां पे टोटल कितने आ रहे हैं, 1000, यहां पे आ रहे हैं 750। तो ये ज्यादा है, ये कम है। तो जो ये 120 पोस्ट हैं, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि ठीक है, इन जो 1000 पोस्ट हैं, इन 1000 पोस्ट में मैं 80 जो है वो पीडब्ल्यूडी लूंगा, जो कि एज ए डीआर आएंगे। और ये 750 में से मैं 40 लोग जो हैं वो पीडब्ल्यूबीडी से लूंगा। अब ये नंबर आप चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे सर रिक्रूटमेंट तो आपने कर लिया, प्रमोशन के अंदर तो आपने कम वैकेंसी दी है, या ज्यादा करो। तो ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, जो ये आपका टोटल नंबर है उस नंबर के हिसाब से इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इस रेशो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 70 हो जाए, यहाँ 50 हो जाए, ऐसा हो सकता है 72 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो है 40 हो। टोटल जो सम है वो 120 आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जब मैं इनिशियली रिक्रूटमेंट करूंगा जेएसए का, तो 72 मैंने लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले ले लिए। अब जब इनका प्रमोशन का टाइम आएगा, जब प्रमोशन का टाइम आएगा, जब ये जेएसएस से एसएस होंगे, तो उसके अंदर जो है मैंने मान लीजिए कितने कर लिए, मैंने 40 लोग रिक्रूट करने हैं। 40 जो है वो आपको प्रमोशन में देना है, उनको प्रमोशन देना है। इसको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओके। और कितने हैं वो 4% मैंने बताया था क्या। तो मैंने 10 पोस्ट जो है 10 पोस्ट रिजर्व कर दी, किसके लिए, ब्लाइंड्स के लिए, या जिनका लो विजन है उनके लिए। ये किसकी बात हो रही है, ये एसएसए में प्रमोशन की बात हो रही है। प्रमोशन एसएसए का जो प्रमोशन है उसकी बात हो रही है।
ठीक है, तो 10 पोस्ट मैंने रिजर्व कर दी। वो क्या कर दी आपकी, जो आपका डेफ है या हार्ड हियरिंग वाले हैं। 10 पोस्ट जो है वो मैंने वो रिजर्व कर दी, किसके लिए, जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। और 10 पोस्ट मैंने रिजर्व कर दी जो है वो किसके लिए, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले के लिए। अब मैंने ये देखा कि ये 40 पोस्ट हैं, ये रिजर्व हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो है वो कितने हैं, प्रेजेंटली 5 लोग जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं जो ब्लाइंड है। ये 7 लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पोस्टेड है। ये जो है आपका 3 लोग ऑलरेडी आप ऐसे पोस्टेड हैं, और आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी 9 लोग पोस्टेड हैं। ये ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं। तो अब इसके बाद जो है मैं बैलेंस जो मेरी है वैकेंसीज है, वो वैकेंसी 5 वैकेंसी ब्लाइंड लोगों के लिए एलिजिबल है, 3 वैकेंसीज जो है वो आपकी डेफ के लिए एलिजिबल है, जो है अवेलेबल है, 7 वैकेंसीज जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली है, और आपकी एक पोस्ट जो है वो ये इसके लिए अवेलेबल है, जिसको मैं भर सकता हूं फ्रॉम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब जब मैंने अपनी ऑफिस के अंदर ये चेक किया कि इस बार वैकेंसीज आ गई है, तो मुझे देनी है, ये वैकेंसीज देनी है। मुझे पता लगा कि जो मेरे पास लोग ऑलरेडी जेएसए हैं, वो उन जेएसए में से ओनली 3 लोग हैं ऐसे जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो उनको तो मैं प्रमोट कर दूंगा। लेकिन वैकेंसी कितनी अवेलेबल थी, 7, 7 में से 3 यूटिलाइज हो गई। अब क्वेश्चन तो बाकी 4 का क्या होगा, तो उसके अंदर उन्होंने रूल में लिखा हुआ है, ये 4 अगर आपके पास एलिजिबल लोग नहीं है तो ये आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दूसरे वाली कैटेगरी से फिलअप कर सकते हो, ये रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर एक कैटेगरी के पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी कैटेगरी के जो पर्सन है उससे आप वो पोस्ट फिलअप कर सकते हैं। अब ये बताइए कि इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, ये प्रमोशन के ऊपर पूरा फुल मेरी जो सामने स्क्रीन है, वो जो प्रमोशन है, प्रमोशन के बारे में मैंने बात की है, आपको बताया कि पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैंने बताया कि कितनी पोस्ट किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व है, अगर एक पर्सन अवेलेबल नहीं है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, क्या मैं दूसरी कैटेगरी के लोग उसके अंदर फिलअप कर सकता हूं, ये सारा का सारा बात मैंने आपको बताई है इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई भी डाउट है पहले आप पूछ सकते हो, पहले आप पूछिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई सर डाउट है किसी का? इसमें ये पूछ रहे हैं कि एसएसए है जैसे, तो एसएसए में भी ऐसे ही वो मिलता हम्म, है क्या प्रमोशन? हाँ मैडम, ऐसे एसएसए में भी ऐसे मिल सकता है। जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो मैंने एसएसए का एग्जांपल दिया मैंने। ओके ओके ओके। अगर आप यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि ठीक है, जेएस से जिस तरह मैंने कहा कि जेएस से सारे के सर सारे ये डीआर ही पूछ आ रहे रहे हैं हैं, कि प्रमोशन से कोई सर आ ही नहीं ये रहा। सर एसएसए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सर लिख देंगे एक बार सीनियर प्लीज। सेक्रेटरीट असिस्टेंट। हाँ, ठीक है, पहले आप इसको यूडीसी बोलते थे, अपर डिवीजन क्लर्क बोलते थे। ये इसका पहले नाम था। ठीक है, अभी उसको नाम चेंज करके उसको हम एसएस से बोलते। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी यूडीसी चल रहा हो, तो यूडीसी और एसएस से लेवल 4 उसका पे लेवल होता है। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर तो सब। इसको इस ये एक मिनट सर। हम्म, हाँ जी।
ये सर ये बोल रहे हैं कि हियरिंग के ठीक है, जैसे जो आगे बढ़े। एग्जाम ये सर इनका मेरी एक आवाज आ रही है क्वेश्चन ना? है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर आपको मेरी आवाज आ रही है आवाज ना आ रही? मेरी? आपकी आ रही है सर, मेरी मेरी आपको आ रही है?